बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूँ सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 3 दिन बाद वतन वापस आ रहे हैं। वो 21 अक्टूबर को लाहौर आ रहे हैं और फिर शेड्यूल ये है कि वो जलसागाह पहुँचेंगे मीनार पाकिस्तान और वहाँ खिताब करेंगे और आइंदा का लाहे अमल देंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या सरैयाँ जारी हैं, मुख्तलिफ ज़राए से खबरें बाहर आ रही हैं कि वो जलसागाह नहीं पहुंचेंगे बल्कि जेल जाएंगे। उनकी लीगल टीम क्या कर रही है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या वो उन्हें बचाने में, गिरफ्तारी से बचाने में कामयाब हो जाएंगे? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो खबर है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब जेल में मुसलसल तरले मिन्नतें कर रहे हैं और एनआरओ मांग रहे हैं। अब उन्होंने एक टीम भेजी है सदर मुमलिक के पास, आरिफ अलवी साहब के पास, पीटीआई की, और उनके ज़रिए वो एनआरओ मांग रहे हैं सियासी जमातों से और एस्टेब्लिशमेंट से। सदर ने उस टीम को क्या जवाब दिया है, ये भी हमारे पास इतला है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू कर लेते हैं जनाब। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को शेड्यूल ये है मुस्लिम लीग नून का कि वो 21 अक्टूबर को लाहौर आ रहे हैं और यहाँ वो जलसा आम से खिताब करेंगे और इनका दावा है कि ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा मीनार पाकिस्तान पे। बहरहाल ये दावा 21 अक्टूबर को समझ आ जाएगी कि किस हद तक पूरा होता है, किस हद तक पूरा नहीं होता, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाए। और दूसरी तरफ अभी तक लोग ये बातें कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। और फिर वापसी वाली बात जब ये लगने लग गया कि नहीं यार, वापसी तो ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो ज़ाहिर है फिर सियासत ख़त्म करने वाली बात है। उन्होंने आना ही आना है, चाहे जेल जाएं, चाहे जलसागाह पहुँचें। और फिर अब ये बातें शुरू हो गई हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, ये उनके ज़राए से, ब्यूरोक्रेसी के ज़राए से, ये अस्करी एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मैं करूँ, ये खबरें बाहर आ रही हैं या क्या सरैयाँ हैं या अफवाहें हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को जहाज़ से ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है वो बहुत पुरुम्मीद है, बल्कि पुरएतमाद है कि नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे, बल्कि वो जलसा से खिताब करेंगे और उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जो 2 मुकदमात हैं वो अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे और फिर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सरेंडर करेंगे, जहाँ तोशाखाना वाला केस है जिसमें उनके वारंट निकले हुए हैं, दायमी वारंट, वहाँ वो सरेंडर करेंगे। और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केस हैं, जो 2 अपीलें हैं, उनकी खारिज हो गई थी अदम पैरवी की बुनियाद पे, अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस। इन दोनों में वो अपील की बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। सरेंडर ही करना है ना यार, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, पेश होना ही होना है। फिर आगे अदालत की मर्जी है कि अदालत उन्हें बेल देती है, नहीं देती है। उनकी अल अज़ीज़िया जो है उसमें 8 हफ्ते की बेल थी, वो खारिज हो चुकी हुई है, लेकिन एवनफील्ड वाला जो है उसमें उनकी बेल हो चुकी हुई थी। और ज़ाहिर अब दोनों बेलें जो हैं, दोनों ज़मानतें जो हैं वो खारिज हो चुकी हैं अपीलों के साथ ही। अब अगर अपीलें बहाल होती हैं तो उनकी जो एवनफील्ड वाली बेल है वो उसके बहाल होने के फौरी तौर पे चांसेस है, लेकिन दूसरी में उनकी इंटरम बेल हो सकती है। ये उनकी लीगल टीम का कहना है। अब लीगल टीम क्या कर रही है? एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ ये अपीलें हैं, अपीलें बहाल करवानी है, पेश होना है। ज़ाहिर है वो तो सरेंडर किए बगैर बहाल नहीं हो सकती, हाँ इंटरम बेल हो सकती है। और फिर दूसरी जो एहतसाब अदालत में तोशाखाना वाला केस है, वो भी पेश हुए बगैर नहीं। कानून ये है और रवायत ये है आम तौर पे कि अगर मुल्ज़म पेश हो जाता है तो उसकी अबूरी बेल जो है वो फौरी हो जाती है। फिर वो बेल कन्फर्म होती है या मनसूख होती है, ये बात की बात है। अब लाहौर हाई कोर्ट से भी ये रिव्यू कर सकते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिव्यू कर सकते हैं। इस सिलसिले में 2 टीमें जो हैं, लीगल टीमें, 2 लीगल टीमें बड़े वकला पर मुश्तमिल, जिनकी टीमें 2 लोग लीगल टीमें जो हैं वो बना दी गई हैं। एक इस्लामाबाद पहुंच गई है और उसकी क़यादत कर रहे हैं नून लीग के सेनेटर साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हुए हैं। और दूसरी टीम लाहौर में बैठी हुई है और 2 पिटीशनें, 2 दरखास्तें इन्होंने तैयार की हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट के लिए और एक
اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے۔ اب جو نواز شریف کے لیگل ایڈوائزر ہیں نا، جو وکلا ہیں ان میں دو آرا پائی جا رہی ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ٹیمیں دو بن گئی ہیں، ایک لاہور کے لیے، ایک اسلام آباد کے لیے، اور آج 18 تاریخ ان کے پاس میرے خیال آخری دن ہے وہ درخواست فائل کرنے کا، یا اسلام آباد میں کریں یا لاہور میں کریں، کیونکہ اس کے بعد اگر یہ آج بدھ کو درخواست فائل کرتے ہیں ضمانت کے لیے، انٹرم ضمانت کے لیے یا پروٹیکٹیو بیل کے لیے، تو پھر وہ یا تو 2 ڈے کے لیے، سیم ڈے کے لیے لگوائیں، یا پھر وہ جمعرات کو لگے گی۔ جمعے کو ڈویژن بینچ نہیں بیٹھتا۔ ان کے جو مقدمات ہیں وہ احتساب کے مقدمات ہیں، نیب کے مقدمات ہیں، اور اس میں قانون یہ ہے کہ 2 ججوں پر مشتمل، جس کو ہم ڈویژن بینچ کہتے ہیں ہائی کورٹ کا، اس نے سماعت کرنی ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں جو ان کی اپیلیں چل رہی تھیں وہ تھیں جو اب چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب اور محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ میں، جس نے ان کی اپیلیں خارج کی تھیں، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ حق دیا تھا کہ وہ واپس آ کر یہ اپیلیں جو ہیں یہ بحال کروا سکتے ہیں، یعنی ان کا اپیل کا حق برقرار رکھا گیا تھا۔ ایک تو یہ ہے، دوسری لاہور ہائی کورٹ میں ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل ڈویژن بینچ نے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، اور 4 ہفتوں کے لیے انہوں نے کہا تھا آپ جائیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ صحت مند ہو جاتے ہیں تو واپس آ جائیں، اور جب آپ کو ڈاکٹر اجازت دیں آپ واپس آ جائیں۔ یہ حکم تھا، اور اس میں یہ بھی حکم تھا کہ اگر حکومت کو یہ شک پڑے کہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ، عدالت نے حکم دیا تھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً عدالت کو بھیجتے رہیں گے، اگر حکومت کو شک پڑے کہ یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو یہ جھوٹے ہیں یا غلط ہیں، یا یہ غلط بیانی کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کہ جناب میں فٹ نہیں ہوں، تو پھر یہ اپنا نمائندہ وہاں حکومت جو ہے ہائی کمیشن کے ذریعے اپنا نمائندہ جو ہے وہ بھیج کے ان کے جو ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، فزیشین ہیں، ان سے بات کر کے اصل صورتحال کا پتہ کر سکتے ہیں۔ یہ آرڈر تھا۔ اب میری ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا اپنے ایک ولاگ میں کہ پی ٹی آئی والے، جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر رولا ڈالتے ہیں کہ جناب یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، جو ان کے خلاف مقدمات بن گئے ان میں یہ سکم ہے، یہ لیکوناز ہیں عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں، اور پھر استغاثہ جو ہے وہ ان کے بیانات کی روشنی میں ان کے وکلا کا ظاہر وکلا تو پہلے اپنی رائے دے دیتے ہیں، لیکن جو عقل مند وکیل ہوتا ہے وہ اپنا جو بریف ہوتا ہے، کیس بریف، جو اس نے کیس تیار کیا ہوتا ہے، جو نکات تیار کیے ہوتے ہیں، وہ بتاتا نہیں ہے کسی کو، عدالت میں ہی بتاتا ہے، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلے ہی بتا دے کہ جناب میں نے یہ دلائل دینے ہیں تو دوسرا فریق تیاری کر کے آئے گا، تیاری کا موقع، سنبھلنے کا موقع نہیں دینا ہوتا، اور پھر ویسے بھی وکیل اور جو اس کے موکل ہیں ان کے درمیان جو گفت و شنید ہوتی ہے، جو وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں، وہ قانونی طور پہ جو بار کے رولز ہیں ان کے تحت وکیل جو ہے اس کو افشا نہیں کر سکتے، کھول نہیں سکتے، ان کو بیان نہیں کر سکتے، عدالت میں کرنا ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے۔ اور نون لیگ کے جو وکلا ہیں، نواز شریف کے وکلا، وہ مٹھی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں دس رہے کہ جناب کی ہو رہا ہے عام بندیاں نوں۔ میں تو تھوڑا بہت ٹوشو لالی پرانے تعلقات استعمال کر کے، اب میں نے عرض کیا کہ 2 ٹیمیں بن گئی ہوئی ہیں، ایک لاہور میں ہے، ایک اسلام آباد میں ہے، اور آج علل صبح ہو سکتا ہے 6 ساڑھے 6 بجے ایک میٹنگ ہے ان کی لیگل ٹیم کی، میں بھی اس میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی شامل کریں یا کس کو بھی شامل کرتے ہیں، کسی کو بھی شامل کرتے ہیں، ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو شامل کرنا ہے بیچ میں، اس میں یہ فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے یا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے بھی انٹرم بیل ہو سکتی ہے، ان کی پروٹیکٹیو بیل ہو سکتی ہے، یا راہداری ضمانت ہو سکتی ہے کہ جناب ہمیں اسلام آباد پہنچنے کا موقع دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد کی احتساب عدالت میں، اور پھر پہنچنا آخر کار اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ہے، یا اسلام آباد کے احتساب توشہ خانہ والے کیس میں احتساب عدالت میں پہنچنا ہے انہوں نے۔ تو لاہور ہائی کورٹ سے صرف راہداری بیل جو ہے وہ لے سکتے ہیں، فوری گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب میرے جو ان کے بڑے ہیں لیگل ٹیم کے سربراہوں میں سے ایک ہیں، ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، انہوں نے 3-4 سوال میرے سامنے رکھے ہیں
جس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لاہور حتمی فیصلہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ میں اپنے پچھلے ولاگ اور اس سے پچھلے اور اس سے پچھلے ولاگ میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اب ان کی گفتگو سے مجھے یہ لگا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کرنے کا ارادہ ہے۔ صبح بہرحال ایک میٹنگ ہے، اس کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا، کیونکہ دو آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ڈائریکٹ رجوع کیا جائے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر تو وہ اور کوئی فورم ہی نہیں رہ گیا ان کے پاس، اس لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے جہاں زیادہ چانسز ہیں۔ زیادہ چانسز کیسے ہیں بیل کے؟ وہ میں نے کہا نا کہ ان کی لیگل ٹیم کے ایک بڑے سے جو میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے میرے سامنے 3-4 سوال رکھے۔ ان کا جناب آپ بتائیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مسٹر جسٹس علی باقر نجفی کے بینچ نے جو باہر جانے کی اجازت دی تھی نواز شریف کو، کیا وہ فیصلہ ابھی تک برقرار ہے؟ میں نے کہا جناب بالکل، نہ صرف وہ فیصلہ برقرار ہے بلکہ وہ درخواست بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ انڈیمنٹی بانڈ کے خلاف جو درخواست تھی وہ ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا، اور دوسری بات انہوں نے پوچھی کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کا جو مسٹر جسٹس علی باقر نجفی والے بینچ کا فیصلہ ہے، حکم نامہ تھا کہ آپ علاج کے لیے باہر جا سکتے ہیں، اس کو ختم کروانے کے لیے حکومت نے یا نیب نے کوئی درخواست دی؟ تو وہ ظاہر ہے نہیں دی۔ میں نے کہا جناب نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ نواز شریف کو واپس، یعنی انہوں نے حکومت کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی نواز شریف کو واپس لانے کی کہ جناب وہ فٹ ہے تو واپس لایا جائے اس کو، آپ اپنا حکم ختم کریں یا توہین عدالت کی کارروائی کریں، کیونکہ یہ یقین دہانی کروا کے گئے ہوئے ہیں اور شہباز شریف نے بھی یقین دہانی کروائی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ختم کروانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اور پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا جو عدالت نے کہا تھا کہ وقتاً فوقتاً آپ نواز شریف کے میڈیکل سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں جمع کرواتے رہیں، تو وہ کیا کروائے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کروائے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی آخری ان کا جو طبی معائنے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب کسی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا اب تک جو یہ نظر آ رہا ہے مجھے خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ حکومت کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر وہ سمجھے کہ نواز شریف فٹ ہیں اور ایویں میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجی جا رہے ہیں کہ جناب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فٹ نہیں ہے، سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر اپنا نمائندہ بھیج سکتے ہیں، اور جو وہاں معالج ہیں لندن میں نواز شریف کے، ان سے ملاقات کر کے اصل صورتحال کا پتہ چلا سکتے ہیں، ہائی کمیشن کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ اور پھر شہباز شریف نے بھی یہ یقین دہانی کروائی ہوئی عدالت کو کہ جناب اگر جہاں کوئی نمائندہ جائے گا معالج کے پاس تو معالج کی اور اس کی ملاقات کو میں فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ اور نواز شریف نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ میں جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آئے تو ٹھیک ہے، میرے بھائی نے جو یقین دہانی کروائی ہے میں اس کو بھی پورا کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں جناب کوئی بندہ گیا ہے ان کا نمائندہ گیا؟ میں نے کہا نہیں گیا۔ اور پھر ان کا جناب جب فٹ ہو جائیں گے میں واپس آ جاؤں گا، یہ وعدہ کر کے گئے تھے۔ اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، کیا واپس نہیں آ رہے؟ میں نے کہا جناب بالکل واپس آ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اس سے مجھے یہ لگتا ہے، جو یہ سوالات میرے سامنے انہوں نے رکھے، اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والے ہیں۔ بہرحال میں پھر کہہ دوں کہ ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ صبح میٹنگ ہے لیگل ٹیم کی، لیکن ان سوالات سے مجھے یہ لگا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا جانا چاہیے۔ عدالت کو جائیں، جا کے عدالت کے بعد جائیں اور جا کے کہیں کہ جناب آپ کے حکم سے ہم گئے تھے، اب واپس آ گئے ہیں، اب ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہے، وہاں جا کے ہم نے سرنڈر کرنا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہاں تک ہمیں پہنچنے دیا جائے، اجازت دی جائے۔ تو عام طور پہ جو عدالتیں ہیں انٹرم ریلیف کے طور پہ، عبوری ریلیف کے طور پہ، یہ ضمانت جو ہے وہ انٹرم ضمانت یا راہداری ضمانت یا پھر پروٹیکٹیو بیل، جو بھی اس کو نام دیا جائے، وہ دے دیتی ہیں۔ اب لاہور میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسٹر جسٹس علی باقر نجفی اور مسٹر جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل جو بینچ تھا، اس نے
बाहर जाने की इजाज़त दी थी इनको। अब अगर ये दरख्वास्त दायर करते हैं उसी केस के तनाज़ुर में, तो फिर ये केस जाके मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ही की अदालत में लगेगा। उनके साथ जो डिवीज़न बेंच है, जो दूसरे जज हैं, ये उनके पास लगेगा और वो उसकी समाअत करेंगे। अब मसला ये है कि मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के साथ जो दूसरे रुकन हैं डिवीज़न बेंच के, जो नैब केस सुनते हैं, नैब की दरख्वास्तें सुनते हैं या नैब से मुतल्लिका मुकदमात की समाअत करते हैं, उनमें शामिल हैं मिस्टर जस्टिस रहील कामरान शेख साहब। यानी जो बेंच है डिवीज़न बेंच, वो मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और मिस्टर जस्टिस रहील कामरान शेख पर मुश्तमिल है। अब रहील कामरान शेख साहब जो हैं, ये अकरम शेख साहब के सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, उनके साहबजादे हैं। और अकरम शेख साहब का शरीफ फैमिली के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, उनके मुकदमात की पैरवी वो करते रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि पहली पेशी पे शायद मिस्टर जस्टिस रहील कामरान शेख साहब जो हैं, वो इस केस की समाअत से माजरत कर लें, लेकिन वो चाहें एतराज़ कोई नहीं कर सकते, ना ही उनके डायरेक्ट तल्लुकात हैं उनके साथ कोई, और ना ही वो उनके मुकदमात में वकील रह चुके हुए हैं। तो बहरहाल वो चाहें तो सुन सकते हैं, चाहें तो माजरत कर सकते हैं। अगर वो माजरत कर लेंगे तो फिर नया बेंच जो है वो तश्कील पा सकता है, और कोशिश यही होगी इनकी कि सेम डे के लिए लगवाया जाए, एक दिन का ज़्यादा नोटिस हो जाए और दूसरे दिन बेल हो जाए। पहली पेशी में भी बेल हो सकती है, क्योंकि ये मेरिट पे तो बेल है नहीं, ये तो सिर्फ वहाँ पहुँचने के लिए ज़मानत का मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचना है हमने। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्ट ये पहुँच जाते हैं तो फिर ये भी चांस है कि अगर वहाँ से जवाब मिल गया तो फिर आगे क्या करेंगे। इसलिए जो मैंने अर्ज़ किया है कि इनके लीगल टीम के बड़े साहब के साथ एक मेरी बात हुई है, तो उनकी बातों से मुझे ये लगा है कि ये लाहौर में फ़ाइल करने वाले हैं दरख्वास्त। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने एक वीलाग में ज़िक्र किया था कि मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के जो बेटे के प्रोटोकॉल वाला मामला था, लेटर लिखा गया और फिर उसको उछाला गया सोशल मीडिया पे, और फिर वजारत ख़ारजा ने ख़त लिखा और उसकी कापी जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी उन्होंने कि जनाब प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता। ये मामला जो उछाला गया है, तो मैंने उस वक्त कहा था ये ख़ास मकसद के लिए मामला जो है ये उछाला जा रहा है। और मकसद क्या है? मकसद यही है कि ये जो नवाज शरीफ की दरख्वास्त है, रूल्स के मुताबिक और कानून के मुताबिक ये मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के बेंच में ही लगनी है, और ताकि उनकी जो शख्सियत है जज साहब की, उसको मुतनाज़ा किया जा सके। ये इसके पीछे मकसद था। जो भी उन्होंने वापस ले लिया था अपना लेटर फ़ौरन, और मैंने ये अर्ज़ किया था कि अली बाकर नजफ़ी साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये वकील थे, बल्कि मैं इनके वालिद साहब को भी जानता हूँ। वो उस्ताद थे पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, इनके वालिद साहब जो हैं वो पढ़ाते थे, और उनके बहुत सारे इस वक्त 3-4 जज ऐसे हैं जो उनके शागिर्द हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में उनसे पढ़े हुए हैं। और उनका नाम था अली हुजूर नजफ़ी, बड़े मशहूर कानूनदान थे। और जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ है तो पीटीवी होता था, बाकी चैनल तो होते नहीं थे, और पीटीवी पे जो किसी के इंतकाल करने की या वफ़ात की खबर है, कोई बहुत बड़ी शख्सियत होती थी तब कहीं जाके पीटीवी पे ऐसी खबर आती थी। और अली हुजूर नजफ़ी साहब उस्ताद मोहतरम जब उनका इंतकाल हुआ है तो पीटीवी पे खबर ये चली थी 9 बजे के खबरनामे के मुमताज़ कानूनदान अली हुजूर नजफ़ी इंतकाल कर गए। और ये डाउन टू अर्थ आदमी है जो अली बाकर नजफ़ी साहब हैं। आज तक इनका अदालत में किसी वकील के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई बड़क वाले रिमार्क्स नहीं दिए, कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो मुतनाज़ा हो। बहरहाल इनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने की अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो फिर अलग बात है। बहरहाल मेरे ख्याल में, और इनकी लीगल टीम जो है वो मैंने कहा कि बड़ी पुरअतमाद है, नवाज शरीफ जो है वो जेल जाने वाले नहीं हैं। 21 तारीख को वो जलसे से खिताब करेंगे। अब साजिशी थ्योरियाँ भी आ रही हैं कि जनाब वो खुद ही जेल जाना चाहते हैं, इसलिए जेल जाना चाहते हैं कि इनसे बंदे इकट्ठे नहीं होने,
और बंदे कटे तो वो खुद ही जेल चले जाएंगे, कहेंगे जनाब अब जलसा मनसूख हो गया, वो तो जेल चले गए नवाज शरीफ साहब। तो क्या लोग जो हैं जो क्या कर रहे हैं बातें, जनाब ये प्लानिंग हो रही है, तो क्या लोगों को समझ नहीं आएगी? ये तो एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि जनाब जलसा नहीं कर सके तो जेल चले गए, 15 दिन बाद बाहर आ गए। इस तरह की बातें लोग करेंगे ना। अब बात नहीं आ रहे। अच्छा, अब आते हैं जनाब सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब से इमरान खान की टीम के 2 बंदे मिलते हैं जनाब। एक हैं रऊफ हसन साहब जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और दूसरे हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब जो उनके वकील हैं। मुलाकातें जो जेल में करते रहते हैं, और वो जाके सदर से मिले हैं। और फिर खबरें ये हैं कि उन्होंने सदर से कहा है कि जनाब आप बात को आगे चलाएं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मामला सीधे पद्धरे करवाओ, साडे सियासी जमातों के नाल। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अंदर से मैसेज भिजवाया था अपने वकील के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया था साफियों को कि उन्होंने कहा था कि जनाब मैं सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। तो सदर साहब के साथ भी यही कि जनाब आप सियासी जमातों से भी कहें, को मिल बैठे, हमें भी उठा लें साथ। वो जैसे कि ग्रैंड डायलॉग वाला जो इशू है उस तरह की कोई सूरत बनाए, और हमारी जो उधर भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कोई मामला सीधे पद्धरे करवा दें। अब ये लोग जो वापस आए हैं दोनों, रऊफ हसन साहब फवाद के भाई हैं, वो उनके साथ ज़ाहिर जो लीगल टीम के दीगर अरकान हैं इनके, उनकी बातचीत हुई है। तो एक साहब ने मुझे बताया, मैंने पता किया उनसे, क्योंकि ये दोनों तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। तो वो इनकी लीगल टीम के एक बंदे हैं, उनसे मैंने रब्ता किया। तो मैंने कहा जनाब क्या लेके आए हैं अबाने सदर से ये लोग? उन्हें कहा यार इन्हें की करना हैगा, ये अलवी ने की करना हैगा। मैं कहा थोड़ी गल हुई है इन्होंने दोनों चो किसी नाल? उन्हें कहा हाँ यार गल तो हुई है, लेकिन इन्हें की करना हैगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने कुछ नहीं करना। मतलब इसका ये है कि आरिफ अलवी साहब ने हाथ खड़े कर दिए, जवाब दे दिए जब मैं NRO नहीं दिलवा सकता आपको। और वजह क्या है? वजह यह है कि हर मौके पे गंदा करवाया है इमरान खान ने सदर मुमलकत को, आरिफ अलवी को। पहले कहा जनाब कमर जावेद बाजवा से मेरी बात करवा दे। जब उनके साथ बात 2 दफ़ा मुलाकात करवाई इनकी, इमरान खान की और बाजवे की, तो वहाँ बाजवा साहब को ये एक्सटेंशन देने की बातें शुरू करने की, एक्सटेंशन ले लो, वो थोनू दे रहे ने इन्ने साल वास्ते, तो मैंने थोनू ताहियात बना देना आर्मी चीफ, इस तरह के, तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। ये इन्होंने खुद कहा हुआ है, एक इंटरव्यू में ये कहा हुआ कि मैंने ये कहा था जनाब अगर वो दे रहे तो मैं दे देता हूँ, मुझसे ले लें आप एक्सटेंशन। मकसद क्या था? मकसद ये था कि किसी भी तरीके से हाफिज आसम मुनीर का रास्ता रोका जाए। 9 मई जो है ये भी इसीलिए हुआ कि जनाब अंदर से ये कह रहे हैं कि अंदर से मेरे को सपोर्ट थी, और उस सपोर्ट की वजह से 9 मई वाला वाक़या हुआ कि किसी तरीके से। और फिर इन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया था, जब वज़ीराबाद में ये ज़ख्मी हो गए थे गोली लगने से, और फिर वापस आ गए थे, लेकिन फिर भी बात नहीं आए थे आखिरी वक्त तक। नवंबर के मेरे ख्याल वो 25 नवंबर या 21 नवंबर को ये फिर पहुंच गए थे वो लगड़ी टांग के साथ वहाँ खिताब करने। और फिर हाफिज साहब को इन्होंने इस हद तक जिच किया, जब गई थी उनकी समरी उनको आर्मी चीफ बनाने की, तो सदर साहब वो सूसी तैयारे में समरी लेके यहाँ पहुंचे थे जमान पार्क में, और फिर इन्होंने मंजूरी दी थी। ये कौन होते हैं मंजूरी देने वाले? यानी ये उनको डिग्रेड कर रहे थे। फिर इन्होंने कहा मैंने वो, उन्होंने मान गए हैं, सदर साहब ने कहा, तो उन्होंने फिर समरी पे साइन कर दिया। अगर ये ना भी मानते तो सदर कैसे रोक सकता था? समरी को रोक ही नहीं सकते थे, कोई आसान काम है आर्मी चीफ की। अगर रोक भी लेते तो 15 दिन बाद हो जाता, उसमें क्या क़यामत आ जाती। बहरहाल इन्होंने जिस हद तक जिच किया, तो मेरी इतला के मुताबिक जो सदर साहब हैं उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें की हैं कि ना मेरे ते हुण हथ बस कुछ नहीं हैगा, मैं जिन्नी कोशिश कर सकता सी मैं कीती हैगी है। वैसे भी खान साहब नाराज़ ने सदर दे नाल, उन्हां दी भैन ने भी ये बयान दिता कि खान साहब खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं सदर साहब से, कि इलेक्शन के हवाले से उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया, आइनी किरदार अदा नहीं किया।
कि वही इमरान खान है जो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, मुझसे एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ नहीं दूंगा, जेल में जाके एसी तरवाऊंगा, जैसे आम कैदी रहते हैं वैसे ही रहे। अब खुद तरले मार रहे हैं जनाब मुझे साइकिल लै दो, एक्सरसाइज करनी है, मेरी दीवार गिरा दो, मैनू सेन वड्डा लै दो, मेरा सैल वड्डा कर दो, सारी चीज़ें मांग रहे हैं ना आप। इसी तरह भी एनआरओ मांग रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, सदर साहब कोशिश तो करेंगे ज़रूर, ये नहीं हो सकता कि सदर कोशिश ना करें, लेकिन सदर ने कोई तसल्ली शफी भी नहीं दी इनको कि नहीं मैं कर लांगा, कुछ कर लांगा, मना लांगा, ये मना लांगा। कोशिश करेंगे लेकिन वो कामयाब होती हुई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। हाँ, इसके साथ ही एक और चीज़ सामने आई है फरख हबीब साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। 9 मई वाले वाक़े को तक़वियत मिलती है नहीं मिलती, तोशा खाना को मिलती है नहीं मिलती, साइफर को मिलती है नहीं मिलती, लेकिन एक चीज़ को तक़वियत ज़रूर मिली है कि ये जो पीटीआई थी, ये चोरों का, लूट मार करने वालों, लुटेरों का टोला। ये कैसे? ये ऐसे कि जनाब जो इनके शहबाज गिल साहब हैं और दीगर वो हमाद अज़हर साहब हैं, वो लोग कह रहे हैं जनाब मोटरसाइकिल में फिरने वाला बंदा जो था ये पजेरो पे, प्राडो पे चढ़ रहा है, और बता ये रहे हैं कि जनाब एक इस्लामाबाद में एक साहब थे, वो नई प्राडो लेके फिर रहे थे और मिन्नतें तरले कर रहे थे कि जनाब मुझे टिकट दे दें पीटीआई का, और असद उमर ने उसको डांटा भी। तो फिर फरख हबीब साहब जो हैं इन्होंने उनको टिकट लेके दिया इमरान खान से, और फिर वो जो प्राडो है वो फैसलाबाद पहुंच गई। यानी ये चोर डाकू लुटेरे वाली बात है जो फरख हबीब साहब को अब याद आया कि जनाब ये 2 नंबर लोगों शैतानों की जमात है। अब आके बता रहे हैं ना, पहले क्यों नहीं बताया? और दूसरी तरफ वो जो हैं हमाद अज़हर, शहबाज गिल वगैरह, उनको अब याद आया कि जनाब ये फरख हबीब 2 नंबर बंदा है। पहले तो एक दूसरे की हर बात पे वाह वाह करते थे। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जिनसे पर्दा उठ रहा है, और मेरा ख्याल है कि इसी में इस मुल्क की भलाई है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।